नमस्ते। सिद्धांत नाम है मेरा। ये दिल ललन टॉप का स्पेशल सेक्शन है। अर्थात संडे को 10 बजे हम और अंशुमान जी साथ में आ जाते हैं आप लोगों से बातचीत करने, आपस में बातचीत करने कि क्या हो रहा है देश में क्या क्या हो सकता है, देश में क्या क्या नहीं हुआ आर्थिक मोर्चों पे और इन तमाम मोर्चों पे जो हमसे और आपसे सीधे सीधे या परोक्ष तौर पे, अपरोक्ष तौर पे जुड़े हुए हैं। अंशुमान जी कैसे हैं? हाँ, धन्यवाद सिद्धांत। आप की बिहार यात्रा चल रही है। हाँ, बिहार में है अभी तो। आ, हाँ कई 3 4 5 जिले कवर करके आए हैं हम लोग और इधर वापस घूम के पटना आए हैं। अब फिर आगे का रास्ता तय जी। करना है। तो कई कई चीजें हैं। तो अनुष्मान जी, इंडिया टुडे हिंदी का अंक जो है वो भी आपका तो बिहार चुनाव पर है। सफलता का समीकरण, नीतीश और मोदी हाँ की तस्वीर। हाँ, इस बार का अंक बिहार के चुनाव पर है। जहां आप हैं, आप तो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, तो आपके पास ज्यादा बेहतर जमीनी जानकारी उपलब्ध होगी हमें। और वो अर्थात के दर्शकों को भी और लंटाप के दर्शकों को लगातार मिल ही रही है। ये अंक इस बात पर केंद्रित है कि चुनाव की गणित कैसी है, समीकरण क्या है। CSDS और नीति ने एक सर्वे किया था आज तक इंडिया टुडे के लिए। उस सर्वे के कुछ हिस्से हैं जिन हिस्सों के आधार पर हमने आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश की है कि बिहार के चुनाव में चीजें किस दिशा में जा रही हैं। हम्म। और उसके साथ जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स इंडिया टुडे की वो क्या बता रही हैं। लेकिन ये सर्वे थोड़ा कुछ पहले का है। बाद में परिस्थितियां तेजी से बदली हैं और बदल रही आने वाले हफ्तों में और उन परिस्थितियों की रोशनी में ये अंक और इस अंक का विश्लेषण और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। हाँ। और क्योंकि जो परिस्थितियां बदलने की बात कर रहे हैं शुमान जी आप, मतलब हफ्ते हफ्ते भर में रेडिकल चेंजेस हो रहे हैं। कभी आपको लगता है कि बीजेपी किस तरफ जा रही है, अब उस तरफ लगता है कि फिर आरजेडी जाएगी, तो जदयू किधर जाएगी, तो बीजेपी और जदयू, फिर लोजपा जैसी चीजें जो हैं, लोजपा जो है जिसको बीजेपी बोल रही है कि हमारे साथ नहीं है और लोजपा बोल रही है कि हम बीजेपी के ही साथ हैं। मतलब मोदी और नीतीश और मोदी का चिराग के साथ नहीं होना। तमाम चीजें ग्राउंड को भयानक तरीके से रिफ्लेक्ट कर रही हैं। कई कई सीटों पर तो निर्दलीय प्रत्याशी जो कल तक लोजपा में थे या जदयू में थे, बड़े गेम चेंजर दिखाई दे रहे हैं। ललन हाँ टॉप, मतलब वो सब रिपोर्ट्स वगैरह अभी तो पड़ी हुई है यूट्यूब पर और फेसबुक पर। ललन टॉप के दर्शक जाकर कभी भी उसको देख सकते हैं। अर्थात का पिछला अंक अंशुमान जी, बूझो तो जाने। मतलब जो आत्मनिर्भर भारत की जो पूरी तैयारी थी वो किस तरह से ध्वस्त होती गई। मतलब एक एक फ्लोर कैसे गिरता गया उस तैयारी का, लोन बंटवाने के चक्कर में जो हुआ है पूरा बवाल उस पर था। और इस बार का अर्थात है सबसे बड़ी सेल क्या है? सबसे बड़ी सेल। पिछली बार जब हमने बात की थी आपसे आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में और कर्ज के संदर्भ में, तब तक हमारे पास इस महीने का आंकड़ा नहीं था। और अब हमारे पास सितंबर के कर्ज के आंकड़े आ गए हैं जो बता रहे हैं कि परिस्थितियां लगभग वैसी ही हैं। बहुत मामूली सी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। यानी कि वो जो पूरा फोकस कर्ज के जरिए या कर्ज का विटामिन देकर अर्थव्यवस्था को उबारने की जो पूरी कोशिश थी वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हुई। पर आज हम बिल्कुल दूसरी दिशा की तरफ चलना चाहते हैं। क्योंकि हमारी आपकी निगाहें या पूरे देश की निगाहें देश के एक बड़े राज्य में हो रहे चुनाव पर हैं। एक ये चुनाव और एक दूसरा वो चुनाव जो अमेरिका में हो रहा है। ये दो बड़े चुनाव हमारे सर पर, एक तरफ बिहार और एक तरफ अमेरिका है। ये दो बड़े चुनाव हमारे दिमाग पर हैं। और इसके अलावा कोरोना की दूसरी लहर या कोविड की दूसरी लहर आएगी कि नहीं आएगी, यूरोप में आ गई, भारत में कैसे में आएगी या रुक जाएगी, ये हमारी चिंताओं का प्रमुख केंद्र हैं। हमारे विचारों का या हमारे हमारे ध्यान का प्रमुख केंद्र है इस समय सिद्धांत। एक तरीके से लोग मान चुके हैं, चाहे वो मुंबई के वित्तीय बाजार हो या बैंक स्ट्रीट हो या दिल्ली के सरकार में बैठे हुए लोग मान चुके हैं कि मंदी आ चुकी है, लड़ाई लंबी और गहरी है। और अब आंकड़ों के आधार पर भी स्थापित हो चुका है, रिजर्व बैंक भी कह चुका है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस बार -10 -11 के आसपास खत्म होगी इस बार भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जीडीपी। तो इसलिए अब आर्थिक वस्तुस्थिति का स्वीकार होने के बाद सरकार के भीतर हो क्या रहा है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, कुछ ऐसी चीजें जो शायद हमारे ध्यान में, हमारी निगाहों में नहीं है और वो काफी बड़ी हो सकती हैं या होने वाली हैं। और हम उन पर आज अर्थात में बात करना चाहेंगे। और इसलिए इसका शीर्षक है सबसे बड़ी सेल। वैसे भी दिवाली का समय है, बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं सेल की, दुकानों से लेकर ई कॉमर्स से लेकर अरे उस पे सरकार भी सवाल बोनस देने की कोशिश।
उस पर पिछले एपिसोड में सवाल आ गए थे, वो अभी पूछना है आपसे, इस एपिसोड के आखिर में आएगा। सरकार भी पैसा देने की कोशिश कर रही है, कुछ एडवांस पैसा देकर लोगों को खरीदने की कोशिश कर रही, तो ये सब एक तरीके की सेल का माहौल है, एक तरीके से बिक्री का माहौल है कि डिमांड बड़ा है, पर ये सेल कुछ दूसरी है। दरअसल इसे आप कह सकते हैं कि भारत सरकार सरकारी संपत्तियों की सबसे बड़ी सेल शुरू करने की तैयारी कर रही है, और ये मंदी के मौके पर कुछ ऐसा मौका है उन मोटी जेब वालों के लिए जिनके पास अतिरिक्त फंड हैं उनके लिए बहुत नायाब और चुनिंदा सरकारी एसेट्स या सरकारी संपत्तियां ठीक ठाक डिस्काउंट पर बाजार में आने वाली हैं। सरकार के भीतर एक विभाग है, कुछ समितियां हैं, नीति आयोग है, सब मिलकर एक लंबी तैयारी में है, जिस तैयारी के जरिए भारत में कई सारे सार्वजनिक उपक्रम और सार्वजनिक संपत्तियां अगले कुछ महीनों में, 6-7 महीनों में अलग अलग रास्तों से, अलग अलग तरीकों से विनिवेश के जरिए की जाएंगी। पहले जानने की कोशिश करिए कि सूची में है क्या क्या। पब्लिक सेक्टर एयरलाइन, पूरा पब्लिक सेक्टर। सूची में क्या क्या है? इस सूची में एक एयरलाइंस है जिसका नाम एयर इंडिया है। कोशिश ये है कि अगर उसका कर्ज भी सरकार अपने सर पर रखकर कोई खरीद ले जाए तो उसे बेच दिया जाए। इसमें करीब आधा दर्जन एयरपोर्ट हैं जिन्हें प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोला जाना है। इसमें तेल और गैस की पाइपलाइनें हैं जो गेल और ओएनजीसी की हैं। इसमें बंदरगाहों के टर्मिनल हैं, इसमें रेलवे स्टेशन है, इसमें ट्रेनें हैं और हाईवे हैं, रेलवे कॉरिडोर के कुछ हिस्से हैं, बिजली की ट्रांसमिशन लाइनें हैं, और विस्तार से हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। ये सारी चीजें सरकार बड़े पैमाने पर निजी भागीदारी के लिए, इसे आप कह सकते हैं सेल या बेचने के लिए सामने लाने वाली है। अफसरों की समितियां इसे तय करने में लगी हुई हैं, नीति आयोग इसमें मदद कर रहा है। और अगर ये मुहिम क्योंकि अभी ये प्रक्रिया शुरू हुई और इसमें कई सारी उलझने, अड़चने या चुनौतियां आ सकती हैं। सिद्धांत अगर ये मुहिम नतीजे तक पहुंची तो ये शायद भारत के पिछले 10, 12, 15 साल के इतिहास में एकमुश्त सरकारी संपत्तियों का सबसे बड़ा मॉनेटाइजेशन, सेल या विनिवेश, जो भी आप कहें, ये हो सकता है। ये इसलिए 3 शब्द इसलिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हम आगे इस पर चर्चा करेंगे कि सरकार इसे कह क्या रही है। ये वास्तव में निजीकरण है या मॉनेटाइजेशन है या विनिवेश है, ये भी एक अजीब सी गुत्थी है जिसके बीच में ये संपत्तियों की सेल उलझी हुई है। दरअसल सरकार इसे कह रही है कि ये इन संपत्तियों से ज्यादा राजस्व जुटाने की कोशिश है। यानी कि ये जो एसेट्स हैं जिन्हें निजी क्षेत्र को भागीदारी के लिए दिया जाएगा या बेचा जाएगा या सौंपा जाएगा, उन पर जो पैसा पहले मिल रहा था वो पर्याप्त नहीं था, इसलिए उससे और ज्यादा एसेट्स आएगी। शुरुआत इसकी 2018-19 के बजट हो गई थी। सिद्धांत 2018-19 का अंतरिम बजट अगर हम पढ़ें तो सरकार ने यह कहा था कि हम कई सारी सरकारी संपत्तियों को मोनेटाइज करेंगे, हम उन्हें प्राइवेट सेक्टर को देंगे, हम उन्हें बेचेंगे, उनका विनिवेश करेंगे। निजीकरण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। मतलब 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जो अंतरिम बजट आया था उसमें इस पर चर्चा हुई थी। चूंकि उसके बाद से राजस्व में लगातार गिरावट आ रही है, जीएसटी का रेवेन्यू नहीं आ रहा था, तो सरकार के भीतर इसकी प्रक्रिया को, जब नई सरकार आई तो इसे थोड़ा तेज किया गया। भारत सरकार में एक विनिवेश विभाग होता था, डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, जो कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत होता था। उसका नाम बदलकर निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग कर दिया गया था, जिसे हम दीपम कहते हैं। अच्छा शब्द है दीपम, अच्छा एब्रिविएशन है दीपम। दीपम बनाया गया था जिसका सुंदर प्रतीत होने वाला है, लेकिन उसके भीतर ये था कि सरकारी संपत्तियों का मॉनेटाइजेशन करेगा, उसे प्रबंधन कहा गया था। एक कैबिनेट सचिव की अगुवाई में सचिवों की समिति बनी। उसने पिछले 5-6 महीनों में तमाम सारी संपत्तियों की सूची बनानी शुरू की। अलग अलग मंत्रालयों से कहा गया कि आप यहाँ क्या माल बिकने लायक है वो हमें बताइए, और हम आप लेकर आएंगे। रेलवे से कहा गया, एविएशन से कहा गया, पोर्ट से कहा गया, बिजली से कहा गया, सारे विभागों से कहा गया कि आपकी कौन सी ऐसी संपत्तियां हैं जो इस सेल का हिस्सा बनाई जा सकती हैं, लेकर आइए। मामला थोड़ा धीमे चला क्योंकि ब्यूरोक्रेसी कभी भी अपनी ताकत छोड़ने को तैयार नहीं होती है। आसानी से विनिवेश को तैयार नहीं होते क्योंकि इसमें बड़ी ताकत और बड़े अधिकार होते हैं जिसे कोई भी विभाग अपनी संपत्ति देना नहीं चाहता। उससे जुड़े हुए स्वार्थ और लाभ भी होते हैं, जिसको उन स्वार्थ और लाभ के कारण प्रक्रिया थोड़ी धीमी चली। लेकिन लॉकडाउन के बाद मामला गड़बड़ा गया। लॉकडाउन के बाद सरकार का बजट बुरी तरह बैठ गया, रेवेन्यूज, राजस्व बुरी तरह गिर गए, सरकार का खजाना पूरी तरह रीत गया। ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि वो जीएसटी के कंपनसेशन की भरपाई भी नहीं कर पाई और उसके बदले उसे कर्ज लेकर राज्यों को देना पड़ा। केंद्र सरकार के कुल रेवेन्यू में इस साल 4.32 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।
4.32 लाख करोड़ रुपए का लॉस होना है एक साल के रेवेन्यू में। इस साल के रेवेन्यू में 4.32 लाख करोड़ रुपीस का लॉस होना है, जबकि सरकार ने इस साल सार्वजनिक संपत्तियों की बिक्री से या विनिवेश से 2.10 लाख करोड़ रुपए जुटाने की बात का लक्ष्य रखा था। कोविड से पहले जब बजट आया था तो उसका जस्ट डबल है ये। मतलब सरकार सरकारी संपत्तियों की, अपनी संपत्तियों के निजीकरण या बिक्री से जितना पैसा जुटाना चाहती थी उससे ज्यादा नुकसान उसको हो चुका है। तो उसका दोगुना नुकसान तो टोटल राजस्व में होने वाला है। इस साल भारत के इतिहास में पहली बार शायद होगा, 1991 के बाद हमने ऐसी परिस्थिति कभी नहीं देखी, जब भारत में केंद्र सरकार और राज्यों का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 12% हो जाएगा। 10 से 12% तक हो जाएगा। और आज जो आंकड़े हमारे पास आए उसके मुताबिक भारत में IMF की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि भारत में सरकारों का या सार्वजनिक कर्ज जीडीपी का 90% हो जाएगा। बहुत ही चौंकाने वाली, बहुत डरावनी परिस्थिति है, क्योंकि जब सरकार ने या भारत सरकार ने पिछले 5-7 सालों में बजट प्रबंधन के जो लक्ष्य तय किए थे उस हिसाब से तो इसे लगातार घटते जाना था और 2022 तक इसे जीडीपी का 60% होना था। केंद्र और राज्यों को मिलाकर हम 90% तक पहुंच जाएंगे, यानी कि 200 लाख करोड़ का जीडीपी और उसका 90% कर्ज होगा। ये इस परिस्थिति में अब आप सोचिए 10% की निगेटिव ग्रोथ रेट है और उस पर 10% से ज्यादा का घाटा है। इस साल केंद्र सरकार ने, सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि केंद्र सरकार ने अपने बहुत सारे खर्चों को इधर उधर छुपाया, बहुत सारे कर्ज को पब्लिक सेक्टर के खाते में डाल दिया, एफसीआई के खाते में, हाँ, रेलवे के खाते में डाल दिया। इसके बाद भी भारत का केंद्र सरकार का कर्ज और घाटा रिकॉर्ड स्तर पर होगा। राज्य सरकारें अगस्त तक पिछले साल का दोगुना कर्ज उठा चुकी हैं और केंद्र सरकार इस साल पिछले साल के दोगुने कर्ज का लक्ष्य रख चुकी है, यानी 12 लाख करोड़ रुपए उठाने जा रही है। यह तस्वीर है, जिस तस्वीर की रोशनी में या जिसके पीछे ये सारी प्रक्रिया है, जिसे शायद हम कभी कभी हल्की फुल्की छोटी मोटी खबरों में पढ़ लेते हैं, पर इसका पूरा ढांचा जो पीछे का है वो इसके पीछे ये संदर्भ है जिसके कारण भारत में इतनी बड़ी सेल शुरू होने की या इतने बड़े विनिवेश की या सरकारी संपत्तियों की बिक्री की तैयारी चल रही है। हाँ, मतलब आप छिटपुट खबरें जो देख रहे हैं वहां उनका एक लिस्टिकल जब तैयार कीजिए तब आपको एक बड़ी पिक्चर समझ में आती है, बड़ा चित्र आपको दिखाई देता है। हाँ, तो ये वो बड़ा चित्र है और इस बड़े चित्र को समझने के लिए इसका संदर्भ समझना जरूरी है। आखिर क्यों सरकार पावर ग्रिड की ट्रांसमिशन लाइनें बेचना चाहती है, आखिर क्यों सरकार एयरपोर्ट्स बेचने की कोशिश कर रही है, आखिर सरकार कुछ ट्रेनें प्राइवेट सेक्टर को क्यों देना चाहती है, कुछ रेलवे स्टेशन क्यों देना चाहती है। उसकी वजह यह है कि एक सीमा से अधिक ना तो सरकार कर्ज ले सकती है और ना बैंक सरकार को कर्ज दे सकते हैं। अब 200 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी है, उसमें अगर 190 लाख या 180 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो जाएगा तो सरकार की साख के लिए यह गहरी चुनौती होगी। और इसलिए हम पिछली बार के अर्थात में चर्चा में सिद्धांत कह भी चुके हैं कि अब निगाह इस बात पर नहीं कि भारतीय अर्थव्यवस्था कब उभरेगी, अब निगाह इस बात पर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कर्ज कितना होगा और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां भारत की साख को लेकर क्या रुख बनाएंगी। ये संदर्भ हमें यहां ध्यान में रखना जरूरी है। तो अब हम इस महासेल की तरफ लौटते हैं। इसकी सूची काफी दिलचस्प है और इसकी सूची समझना जरूरी है। जैसे अगर एयर इंडिया को ग्राहक मिल गया इस साल तो नहीं मिलना है, अब साल खत्म होने के करीब है, 2 महीने, लेकिन अगर वित्त वर्ष के अंत तक, ये वित्त वर्ष बहुत खराब है सरकार के बजट के लिए, खजानों के लिए बहुत खराब है। अगर इस वित्त वर्ष के अंत तक सरकार इस बात की पूरी कोशिश करेगी कि एयर इंडिया को किसी तरह बेच दिया जाए, ये जो उड़ता हुआ सफेद हाथी है एयर इंडिया नाम का, सरकार इसका कर्ज भी अपने सर पे ले लेना चाहती है, बजट पे ले लेना चाहती है, वो ले जाए लोग इसको किसी तरीके से, कुछ तो दे जाए हमको। इसके ऊपर जो कर्ज है 3-4 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है, वो भी सरकार अपने सर पे लेना चाहती, पर वो खरीद ले। कौन इस मंदी में एयर इंडिया को खरीदने आएगा हमें पता नहीं, क्योंकि दुनिया भर के एविएशन स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं। अभी दुनिया में उड़ाने शुरू होने में, स्वाभाविक रूप से उड़ाने शुरू होने में 1 साल लग जाएगा, वैक्सीन नहीं आएगी, यात्राएं नहीं शुरू होंगी, दुनिया की एविएशन कंपनियां वैसे ही डूब रही हैं। इसलिए सरकार भारी डिस्काउंट पे एयर इंडिया को बेचने की कोशिश में है, अगर कोई इसका ग्राहक मिल जाए। एयरपोर्ट अथॉरिटी पटना, भोपाल सहित 4 हवाई अड्डों के लिए प्राइवेट पार्टनर तलाशने की कोशिश में है। अभी तो कई सारे को हुआ ही है, इसके पहले एक राउंड हो चुका है जिसमें लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद जैसे एयरपोर्ट थे। अब अगला राउंड जो है उसमें पटना, भोपाल सहित ऐसे 4 एयरपोर्ट हैं जिनके लिए प्राइवेट पार्टिसिपेशन तलाशने का प्रयास शुरू हो गया है। हाईवे अथॉरिटी 10,000 किलोमीटर के आसपास की सड़कों का एक बंडल बना के प्राइवेट सेक्टर को सौंपना चाहती कि वो उसे चलाए और उसका किराया केंद्र सरकार को मिलने लगे। NHAI ये कोशिश कर रही है।
हमें पता है कि नीति आयोग ने 3 सरकारी बैंकों के निजीकरण की सिफारिश कर ही दी है और ये कहा है कि उन तीनों बैंकों को किसी भी तरीके से बेच दिया जाए। और यहां तक अब ग्राहकों को आगे ये बात है 1 महीने पहले कि आप ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि सरकार उसमें कोई भी स्टेक नहीं रखने को तैयार है। कंट्रोलिंग स्टेक तो छोड़ दीजिए, कोई भी स्टेक रखने को तैयार नहीं है। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर इन 3 बैंकों को, इसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे 3 बैंक है, इनको कोई पंजाब सिंध बैंक है, इनको अगर लेने को तैयार हो जाए तो सरकार पूरा का पूरा बैंक भी निजी क्षेत्र को सौंप सकती है, क्योंकि अपनी कोई शेयर होल्डिंग नहीं रखना चाह रही सरकार। उन्हें चलाए रखना बहुत मुश्किल हो रहा है, उनका एनपीए बहुत ज्यादा। ये चर्चा सरकार के हलकों में है। पावर ग्रिड की ट्रांसमिशन लाइनों को बंडल करके जोड़ के करीब 20,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू जनरेशन का टारगेट रखा गया है पावर ग्रिड की ट्रांसमिशन लाइनों को। शिपिंग मंत्रालय 11 बर्थ और 1 क्रूज टर्मिनल लेके इस बाजार में आएगा। 11 बर्थ और 1 क्रूज टर्मिनल, जिसके जरिए वो प्राइवेट पार्टिसिपेशन या निजी भागीदारी को आमंत्रित करेगा। पेट्रोलियम मंत्रालय गेल, इंडियन ऑयल और एचपी की कुछ पाइपलाइनें हैं जिनमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन या निजी भागीदारी चाहता है, निजी क्षेत्र को सौंपना चाहता है। रेलवे 150 ट्रैक्स को प्राइवेट ट्रेन के लिए खोलना चाहती है, जिसकी तैयारी पहले से हो चुकी है। 50 स्टेशनों की बात चल रही है जिन्हें प्राइवेट सेक्टर को सौंपा जा सकता है। डेडिकेटेड रोड कॉरिडोर के कुछ हिस्से, कुछ टुकड़े ऐसे हैं, कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जहां प्राइवेट पार्टिसिपेशन की बात की जा सकती है। कोलकाता मेट्रो का एक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है। हुडको और एनबीसीसी की कुछ एसेट्स हैं, बनी हुई संपत्तियां हैं जिन्हें लाने की कोशिश की जा रही है। ये काफी बड़ी सूची है। हमें ये नहीं पता है कि सरकार इनसे टोटल कितना पैसा जुटाना चाहती है, क्योंकि इनका वैल्यूएशन नहीं हुआ है। जब तक ये वैल्यूएशन होगा और ये सामने आएंगे, लेकिन कोशिश की जा रही है कि सारी संपत्तियों को अलग अलग तरीके से लाया जाए। अभी वित्त मंत्रालय कैबिनेट सेक्रेटरी की समिति के नेतृत्व में समिति दीपम, जो कि मंत्रालय मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार और नीति आयोग मिलकर वो रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस संपत्ति को किस मॉडल के तहत सेल किया जाएगा, किसे ट्रांसफर किया जाएगा, किसे सेल किया जाएगा, किसमें पार्टिसिपेशन दिया जाएगा, किसमें बिड इनवाइट की जाएगी। अभी एक जटिल और कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है जो लंबी चलेगी। दरअसल पिछले 5 साल से सरकार ने प्राइवेटाइजेशन को लेकर, सरकारी उपक्रमों के विनिवेश को लेकर तरह तरह की कोशिश की, पर ज्यादातर कोशिशें बड़े हास्यास्पद ढंग से हुई कि एक सरकारी कंपनी ने दूसरी सरकारी कंपनी को खरीद लिया और उस सरकारी कंपनी के खाते से सरकार के खाते में पैसा आ गया, लेकिन वो पैसा इस बजट से इस खाते से उस खाते में चला गया। जैसे एलआईसी से आईडीबीआई बैंक को खरीदवा दिया गया, या किसी सरकारी पेट्रोल कंपनी से किसी दूसरी कंपनी की इक्विटी खरीदवा दी गई। लेकिन 2017-18 से तक भारत में सरकारी कंपनियों की संख्या, देखिए ये अजीब असंगति है सिद्धांत कि एक तरफ सरकार कहती है कि हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे, सरकारी कंपनियां नहीं चलाएंगे, उन्हें खत्म करेंगे। दूसरी वजह यह है कि सार्वजनिक उपक्रम सर्वे जो कि एनुअल सर्वे होता है पब्लिक सेक्टर का 2018 को, यह बताता है कि 2017-18 तक भारत में सार्वजनिक कंपनियों की संख्या 234 से बढ़कर 257 हो गई। एक तरफ प्राइवेट सेक्टर की एक तरफ सरकारी कंपनियां चलाए नहीं चल रही हैं, उनके लिए ग्राहक तलाशे जा रहे हैं, उनमें नुकसान हो रहा है, उनमें रेट ऑफ रिटर्न उतना भी नहीं है जितना कि शेयर बाजार में एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी देती, और दूसरी तरफ हम नई कंपनियां भी चला रहे हैं। लेकिन अब अंततः जब कोविड लॉकडाउन ने सब कुछ तोड़ दिया, उत्पादन भी तोड़ दिया, रेवेन्यू तोड़ दिया, तो अब सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है कि वो इस रास्ते पर जाए और यहां से रेवेन्यू लाने की कोशिश करे। 4-4.5 लाख करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान दिख रहा है। अगले साल भी मंदी रहनी है, लाभांश नहीं आना है। जो सरकारी कंपनियां नुकसान में, उनके डिविडेंड भी कम होने हैं। यहां तक कि ये भी बात सरकार के भीतर, ये भी इस प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है कि सरकारी कंपनियां बाजार से बायबैक करें। अभी बड़ी दिलचस्प कहानी है। सरकारी कंपनियों में सबसे बड़ी शेयर होल्डर सरकार है। अगर वो कंपनी अपने रिजर्व से पैसा निकालकर बायबैक करेगी तो उसका पैसा सरकार के खाते में जाएगा। जैसे मान लीजिए इंडियन ऑयल में सरकार की हिस्सेदारी 50% है और इंडियन ऑयल कहती है कि अपने शेयर धारकों से 5% शेयर खरीदेंगे, तो सबसे बड़ा हिस्सा तो सरकार को मिलेगा। इस तरीके से घाटा पूरा करने की कोशिश की जा रही है कि अगर रिजर्व में पैसा रखा हुआ है, वो निवेश में नहीं जा पा रहा है, कंपनियां निवेश करने को तैयार नहीं है, जिससे कि जॉब्स आए, जिससे कि रोजगार बढ़े, जिससे कि डिमांड बढ़े, तो ऐसा किया जाए कि उनके रिजर्व के पैसे से उन्हीं से उनके शेयर खरीदवा लिए जाए, बायबैक करा लिया जाए और उससे बजट में पैसा आ जाए। ये पूरी कोशिश, ये सारी की सारी कोशिश इस बात की को लेकर इस पर केंद्रित है कि कैसे जो नुकसान रेवेन्यू में कोविड लॉकडाउन के दौरान हुआ है उसकी भरपाई की जाए।
अब यहाँ एक बड़ा सवाल है जो सरकार के भीतर, जब हम सरकार के अधिकारियों से बात करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, तो ये जो महासेल शुरू हो रही है ये इस महासेल की तैयारी की जा रही है, इसे प्राइवेटाइजेशन कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? हाँ, मैं यही निजीकरण एक ऐसा शब्द है। हाँ, ये मेरा यही सवाल था कि क्या मालिकान जो है, उस कंपनियों का मालिकान जो है सरकार से गायब हो जाएगा, वो सरकार के पास नहीं रहेगा, उस कंपनी का मालिक XYZ कोई प्राइवेट कंपनी होगी, कोई प्राइवेट आदमी होगा? यही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि निजीकरण शब्द से सरकारें बहुत डरती हैं। प्राइवेटाइजेशन कहने की हिम्मत केवल भारत में एक ही सरकार ने दिखाई थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जिसने घोषित तौर पर प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी लेकर आई थी। बाकी सरकारें निजीकरण के नाम से, कोई भी सरकार, मतलब नरसिम्हा राव की सरकार हो या मनमोहन सिंह की सरकार हो या नरेंद्र मोदी की सरकार हो, निजीकरण शब्द से डरते हैं। हालांकि सारा सब कुछ निजीकरण ही है। सारी चीजें जब निजी क्षेत्र को दी जा रही है, निजी क्षेत्र उसमें भागीदार है, तो पार्शियली निजीकरण भी है। सरकार अभी ये कह रही है, अभी जब आप ये सुनेंगे या चर्चा सुनेंगे ये चीजों की, इन बिक्री की, इन सेल की या इन फैसलों की चर्चा जब भी आएगी, तब सरकार की तरफ से एक शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा जिसे कहा जाएगा एसेट मोनेटाइजेशन, यानी इन संपत्तियों से थोड़ा सा ज्यादा राजस्व जुटाने की कोशिश। लेकिन ये सब कुछ सार्वजनिक उपक्रमों के डिसइन्वेस्टमेंट का हिस्सा है। अब चाहे आप उसे एक खाने में रखकर प्राइवेटाइजेशन कह दीजिए, दूसरे खाने में रखकर उसे डिसइन्वेस्टमेंट कह दीजिए, तीसरे खाने में रखकर उसे एसेट मोनेटाइजेशन कह दीजिए। मतलब बहुत ज्यादा विरोध, मतलब ये मंत्रालय के नाम बदलने जैसा तरीका है कुछ है। हाँ, लेकिन अगर बहुत ज्यादा विरोध हुआ इनका, जो किशोर समय बताते हैं, जो सूत्र बताते हैं कि अगर ये सारी खरीद की बिक्री की प्रक्रिया पे विरोध हुआ, जैसा कि हमने देखा कि कई सारी चीजों को लेकर विरोध हो रहा, उत्तर प्रदेश में बिजली क्षेत्र में निजी भागीदारी को लेकर हड़ताल हो गई, अगर ऐसा विरोध हुआ तो शायद सरकार ये कहेगी कि इसमें से बहुत सारी संपत्तियों का मालिकाना हक हम निजी क्षेत्र को नहीं दे रहे हैं, हम इसमें से कुछ हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को बेच रहे हैं, इससे जो पैसा मिलेगा वो बजट में आएगा। लेकिन यहाँ बड़ी दिलचस्प कही मैं एक सवाल था, मैं पूछना चाह रहा था, ये जो सूची दी है आपने क्या दी है? मतलब एक सरकार की प्लानिंग है कि इस तरह से डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा, प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में जाएगा। और अर्थात में ही कई एपिसोड में अंशुमान जी हम लोगों ने चर्चा की है कि भारत में जिस तरह का नॉन कम्पिटिटिव माहौल है बिजनेस का, जैसे हमने एक एक्सपोर्ट किया था कि क्या भारत में सब कुछ 2-3 कंपनियां चलाने वाली हैं, अब कुछ जो रेल से लेकर, सड़क से लेकर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, सब कुछ चलाएंगी, ऐसी एक स्थिति बनती हुई दिख रही थी। तो ऐसे तो चीजें तो और भी बुरी हो सकती हैं। अब सरकार का नियंत्रण लगभग शून्य होता जैसा दिख रहा है इन कंपनियों में, और मतलब यही कंपनियां सब कुछ चलाएंगी क्या? और कंपनियां, और एक सवाल यहाँ पे और भी छोड़ दूं सर मैं, क्या कंपनियां इस बात के लिए राजी होंगी कि मालिकाना सरकार जो है उसमें विनिवेश कर रही है और मालिकाना शिफ्ट होता है? क्या करेगी सरकार इस समय, कंपनियों को क्या देगी? यही दुविधा की बात है कि बाजार इस समय सरकार की गरज है, ये गरज सरकार की, सरकार को पैसा चाहिए, सरकार डिस्काउंट देने को तैयार है, सरकार इन कंपनियों का कर्ज अपने सर पे लेने को तैयार है। तो बाजार जिसमें प्लेयर बहुत कम है, मतलब ये ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं है जहां पे 7-8% की ग्रोथ रेट हो और आपके पास अगर एक अच्छी एसेट है किसी शहर में हुडको का, एनबीसीसी का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो वहां 10 बड़े बिल्डर उसको खरीदने के लिए तैयार है। ऐसी परिस्थिति नहीं है। ऐसी परिस्थिति में क्या सरकार जब इसे बेचेगी या इसे ट्रांसफर करेगी तो वो निजीकरण से कम पर कोई बायर मान जाएगा? क्या वो शर्त नहीं रखेगा कि इसको चलाने की या इसकी पूरी जिम्मेदारी उसको दे दी जाए? क्योंकि इससे पहले तक सरकार ने भारत में डिसइन्वेस्टमेंट के कई सारे मॉडल अपनाए गए, मतलब इतने सारे मॉडल है कि उन पर पूरा एपिसोड कर सकते हैं और उसके नुकसान और फायदे, उनका सक्सेस क्या हुई, कहां वो सफल हुए, कहां वो असफल हुए। हमने स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट देखा, हमने शेयर मार्केट में डिसइन्वेस्टमेंट देखा, हमने बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर के स्तर पर एसेट्स को प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाते हुए देखा, हमने आउटराइट निजीकरण देखा, जैसे कि हमने बाल्को का निजीकरण देखा। हमने सरकारी कंपनियों में छोटी हिस्सेदारी किसी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को दे देने का भी निजीकरण देखा। तो ने बहुत सारे तरीके देखे हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब इन कंपनियों में निवेश करने वाले या इन संपत्तियों को खरीदने वाले लोग, सिद्धांत उन्हें पता है कि अगले 3-4 साल तक भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई बड़ी डिमांड नहीं आनी है, इन एसेट्स को खरीद लेने के बाद भी इन्हें उन पर वो रिटर्न नहीं मिलेगा जो पैसा वो केंद्र सरकार को दे रहे हैं, तो वो शायद इस बात का दबाव बनाएंगे कि वो कम से कम कीमत पर इसे खरीदें। और हमेशा भारत के डिसइन्वेस्टमेंट में, निजीकरण में इस बात के विवाद होते रहे हैं कि इनका सही वैल्यूएशन क्या है, इन्हें सही कीमत पर बेचा जा सका है कि नहीं बेचा जा सका है। खरीदार जो हैं वो तगड़ी सौदेबाजी करेंगे,
ऐसी स्थिति में जबकि सरकार कर्ज के संकट में है, सरकार को पूंजी की जरूरत है, सरकार को पैसे की जरूरत है, 2-2.5 लाख करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़ रुपए तो सरकार को इसी साल चाहिए, जिससे कि वो कम से कम इस स्थिति में आ जाए कि वो कुछ अपने घाटे को पूरा कर सके। इसलिए यहाँ गैप कम कर सके। इसलिए यहाँ पे राजनीतिक विवादों की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। और इस समय जबकि एक सामान्य रूप से एक माहौल ऐसा है जिसमें लोग सरकार के फैसलों पर शक कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन पर सवाल उठा रहे हैं, जनरल एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होती है, एक असुरक्षा की भावना होती है मंदी के साथ, जो स्वाभाविक रूप से आती है पूरी दुनिया में। तो फिर सरकार ये जोखिम क्यों ले रही है? सरकार इतना बड़ा जोखिम क्यों ले रही है? राजनीतिक रूप से भी ये सही समय नहीं है, आर्थिक रूप से भी बाजार में इसकी सही कीमत मिलने की गुंजाइश नहीं है। सरकार पर ही लोड आएगा ले देकर। तो फिर भी सरकार, क्योंकि अच्छी कीमत मिलने की गुंजाइश इसलिए नहीं कि मान लीजिए अगर आपके पास एक एसेट है, अगर इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही होती तो उस एसेट की कीमत इकोनॉमी की ग्रोथ के हिसाब से मिलती। आज जब बाजार में मंदी है तो उस एसेट की कीमत और कम हो जाएगी क्योंकि वो डिस्काउंट पर बेचनी पड़ेगी। दरअसल सरकार जोखिम इसलिए ले रही है कि दुनिया में जो भारत की साख तय करने वाली है, दुनिया भर के देशों की साख तय करने वाली एजेंसियां हैं, स्टैंडर्ड पुअर या मूडीज, उन्हें यह पता चलता रहे कि भारत में घाटा कम करने की कोशिशें जारी हैं। क्योंकि हमारी अब सबसे बड़ी चिंता यह है कि भारत सरकार का कर्ज और घाटे इस लेवल तक, इस स्तर तक जा रहे हैं जहां साख पर और भारत की सॉवरेन रेटिंग पर खतरा है। और इससे ही पूरा इंटरनेशनल बिजनेस रिलेशन और सब कुछ इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है, बहुत कुछ निर्भर करता है कि भारत की साख क्या है, जो पहले से काफी नीचे आ चुकी है, जंग से थोड़ा ऊपर है। और इसलिए अगर नवरत्नों को भी बाहर बाजार में रखा जाए तो इससे कम से कम आश्वस्त किया जा सकता है दुनिया के निवेशकों को कि सरकार गंभीर है, वह हर उस रास्ते से राजस्व संसाधन जुटाने की कोशिश कर रही है जिससे कि घाटे को कम किया जा सके। अब चुनौती है कि अगर इनकी सेल सक्सेसफुल हो गई तो साख घटने से या साख गिरने से बचेगी, क्योंकि अगर साख गिरी तो फिर इनकी सेल भी मुश्किल हो जाएगी, तब उसके बाद तो इनकी बिक्री और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो ये एक बेहद दिलचस्प मुकाम है। हम चाहते ना चाहते भारत में सार्वजनिक उपक्रम विनिवेश के या सरकारी कंपनियों की बिक्री के एक बेहद नाजुक मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं, जहां इन्हें बेचने के अलावा फिलहाल राजस्व जुटाने का कोई विकल्प नहीं। जब आपकी अर्थव्यवस्था -10-11% से ग्रो कर रही हो तो ना तो रेवेन्यू आएगा, ना लोग खर्च करेंगे, ना जीएसटी आएगा। यहाँ पर बहुत गहरे राजनीतिक समझ, सूझबूझ, समझदारी और बाकी बहुत सारी तैयारियों की जरूरत है। हमें नहीं पता कि इसमें कितनी एसेट्स बिक पाएंगी, कितनी एसेट्स इस साल के अंत तक बिकेंगी, बाजार इस पर कैसे रिस्पॉन्स करेगा, लेकिन हमें दिल थाम के बैठकर इसे देखना जरूरी है, क्योंकि भारत में शायद एक मुश्त इतनी सारी सरकारी संपत्तियां पहली बार मोनेटाइजेशन के लिए, प्राइवेटाइजेशन के लिए या डिसइन्वेस्टमेंट के लिए सामने लाई जा रही है। और इनका नतीजा कई मायनों में भारत के बजट और भारत की आर्थिक नीति का भविष्य भी तय करेगा। अच्छा अंशुमान जी, ये बताइए, जैसे कि सरकार तो चाह रही है कि मालिकान उसके पास रहे, पॉलिसी मेकिंग उसके पास रहे, लेकिन जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं कहीं ना कहीं वो ये भी चाहते हैं कि रियायती दरों पर कंपनियां उनके हवाले की जाए। ठीक है, अब जैसे आपने यूपी का उदाहरण दिया, यूपी में पर बिजली के प्राइवेटाइजेशन के नाम पर लोगों ने हड़ताल कर दी, प्रदेश भर की बिजली कटने लगी। मुंबई में अभी कुछ दिन पहले हुआ था कि वहां पे एक प्राइवेट कंपनी की बिजली जो दी जाती है वहां पे, और अडानी की बिजली है शायद वो, तो वहां के बिल्स वगैरह को लेके बहुत सारे डिस्क्रिपेंसी ऐसी। तो उपभोक्ता के लेवल पर देखा जाए तो उपभोक्ता के लेवल पे तो सरकार के हाथ में तो कुछ नहीं रहेगा, वो सरकार से क्या शिकायत करेगा? मतलब एक ब्रॉडर पिक्चर की बात कर रहा हूं मैं। ये देखिए, ये निर्भर करता है, क्योंकि सिद्धांत अलग एसेट्स हैं, बहुत सारी एसेट्स ऐसी जो सरकार के हाथ में अभी भी, जैसे पेट्रोलियम कंपनियां पूरी तरह सरकार के कंट्रोल में है, उन पर सरकार की निर्णायक हिस्सेदारी है। पावर ग्रिड अभी भी सरकार के हाथ में है, कोल अभी भी सरकार के हाथ में है। तो अभी हमें ये जो पैकेज है, ये पैकेज कंपनियों से ज्यादा एसेट्स का पैकेज है। और इसमें और कंपनियों की बिक्री में एक बुनियादी फर्क है, ये एसेट मोनेटाइजेशन। इसमें ऐसा नहीं, एयर इंडिया केवल अकेली एक कंपनी है, लेकिन भोपाल एयरपोर्ट कंपनी नहीं है, या लखनऊ एयरपोर्ट कंपनी नहीं है, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी एक कंपनी है, उसकी एसेट है। तो जो तरीका निकाला गया है पीछे से घूमकर कि पूरी कंपनी को डिसइन्वेस्टमेंट ना किया जाए, उसके एसेट्स के उसके हिस्से को डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए। सर, पूरा पावर ग्रिड में सरकार इक्विटी नहीं बेचने जा रही, पर पावर ग्रिड की कुछ ट्रांसमिशन लाइनों को बंडल करके दे देगी। पूरा एनएचआई नहीं बिकने जा रहा, पर एनएचआई की कुछ सड़कें हैं, 1000 किलोमीटर की सड़कें, तो कुछ हिस्से बेच देते।
जैसे आप तंगी में हो तो घर न बेचे, घर के हाँ, काफी सामान बेचने लगे। जैसे आप तंगी में हो तो घर में जो पुराने रखे हुए बर्तन होते हैं जिनका कोई इस्तेमाल नहीं होता है ना, पीतल के, तांबे के, उन्हें मौके पर बेच लेते हैं, उससे जरूरत की चीजें ले लेते हैं। तो घर ये बेचने की नौबत अभी नहीं आई है। हाँ, डिसइन्वेस्टमेंट, ये उस तरीके का डिसइन्वेस्टमेंट भारत में नहीं है जिसकी जो जैसा हम समझ पा रहे हैं, और जो जो अधिकारी हमें बता रहे हैं, और जो दस्तावेज या जो जिस तरीके की खबरें सार्वजनिक आ रही हैं, ये उस तरीके का डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होने वाला है जिस तरीके का डिसइन्वेस्टमेंट हम देखते रहे कि बाल्को वेदांता को दे दी गई, या गेल की इक्विटी की हिस्सेदारी बेच दी गई, बल्कि ये बड़ी सरकार के कंपनियों के भीतर छोटी छोटी एसेट्स को निकालकर उन्हें बेचने की या उनमें हिस्सेदारी देने की कोशिश, ये बिल्कुल नए तरीके का प्रयोग है। पर यह प्रयोग वस्तुतः उन कंपनियों में, उन एसेट्स में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाएगा। तात्कालिक तौर पर हमें इसका उद्देश्य दिखता है कि इससे बड़े पैमाने पर सरकार को राजस्व की उम्मीद है, कितना आता है पता नहीं है, लेकिन दूरगामी तौर पर धीमे धीमे इन कंपनियों को डिसइन्वेस्टमेंट करने का रास्ता यहां से निकलेगा। जैसे मान लीजिए अगर एनएचआई का कुछ 1000 किलोमीटर का, 5000 या 10,000 किलोमीटर का एक ट्रैक किसी प्राइवेट कंपनी को सक्सेसफुली चलाने के लिए दे दिया गया, तो ये मॉडल स्टेब्लिश हो जाएगा। तो भारत सरकार पहली बार इस कोविड के शोर शराबे में, चुनावों की पूरी झंझट के बीच निजीकरण, विनिवेश या सरकारी संपत्तियों से ज्यादा पैसा निकालने के एक बिल्कुल नए मॉडल पर प्रयोग कर रही है। ये बिल्कुल नया मॉडल है, ये इस नए मॉडल पर प्रयोग शुरू कर रही है, और इस मॉडल की सफलता हमें बताएगी कि क्या हम आगे भविष्य में इस तरह से सरकारी संपत्तियों को धीमे धीमे निजी क्षेत्र को सौंप सकते हैं या नहीं सकते। इसका राजनीतिक विरोध क्या होगा, राजनीतिक दल इस पर क्या प्रतिक्रिया करेंगे, कर्मचारी संगठन, बाकी लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया करेंगे। जैसे कि आप उदाहरण के लिए समझें, जब रेलवे के बारे में 2014 में बात होती थी, था कि रेलवे को 4 कंपनियों में बदल दिया जाना चाहिए। जो विवेक देबरा कमेटी की रिपोर्ट थी, यह था कि रेलवे का कैटरिंग का काम अलग कर दिया जाए, रेलवे का प्रोडक्शन, जो फैक्ट्री, रेल के कारखाने हैं उनको अलग कर दिया जाए, रेलवे का जो ट्रांसपोर्ट पार्ट है वो अलग कर दिया जाए, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग करके उसे डिसइंटीग्रेट कर दिया जाए, और फिर उन कंपनियों का डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए। वो नहीं हो पाया क्योंकि उसका गहरा विरोध था। तो अभी पीछे के दरवाजे से कोशिश है कि अगर रेलवे की थोड़ी बहुत एसेट्स भी चली जाएं। इसमें 2 बड़े खतरे हैं। एक बड़ा खतरा यह है कि खराब एसेट्स पे, घटिया संपत्तियों को कोई खरीदने नहीं आएगा। हमेशा डिसइन्वेस्टमेंट में एक बड़ी समस्या होती है, जो मैं समझना जरूरी है, कि खराब संपत्तियां कोई खरीदने नहीं आएगा। मान लीजिए रेलवे के जो सबसे अच्छे रूट हैं, दिल्ली मुंबई, दिल्ली कलकत्ता, दिल्ली चेन्नई, दिल्ली बैंगलोर, दिल्ली अहमदाबाद, इन पर प्राइवेट ट्रेनें चल जाएंगी, पर दिल्ली से किसी छोटे कस्बे के लिए जाने वाली ट्रेन कौन चलाएगा, क्योंकि उसमें नुकसान है। ये चीज हमने एविएशन में भी देखी कि सरकार की उड़ान योजना पर निवेशकों ने उतना उत्साह नहीं दिखाया जितना उन्होंने दिल्ली मुंबई के रूट खरीदने के लिए दिखाया, क्योंकि दिल्ली से जगदलपुर या दिल्ली से उड़ीसा के किसी छोटे शहर में जाने वाली उड़ानों में उतनी सवारियां नहीं होती जितनी सवारियां दिल्ली से पटना या दिल्ली लखनऊ या दिल्ली बैंगलोर के बीच में होती। तो ये जो एसेट मोनेटाइजेशन है ना सिद्धांत, इसमें ये देखना होगा कि अच्छी संपत्तियां पिक हो जाएं। अगर ये खतरा है कि जो अच्छी संपत्तियां हैं, जहां अच्छी एसेट्स है, जहां अच्छा रिटर्न आ सकता है, वो प्राइवेट सेक्टर पिक कर लेगा। फिर वो जो पुरानी खराब संपत्तियां हैं, जहां सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब आपको दिल्ली से और बिहार के किसी छोटे कस्बे के बीच में ट्रेन चलानी है तो उसे तो रेलवे ही चलाएगा। ये एक बड़ी समस्या है। इसलिए डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर इतनी बहसें और इतने सारे विवाद होते रहते हैं, क्योंकि इसमें हमेशा बाजार जब आता है तो वो हमेशा अच्छी चीजें चुनने की कोशिश करता है। इसलिए हमें दिलचस्प देखना होगा। ये बड़ा रिफॉर्म है, बड़ी तैयारी है, और इस पर हमारी निगाह लगातार बनी रहेगी। उम्मीद है कि अगले 5-6 महीने में हमारे सामने इसके कुछ नतीजे आएंगे जिन पर हम फिर चर्चा करेंगे। हाँ, इसके मतलब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के पहले मुझे लगता है कई सारी चीजें सामने आएंगी। इसमें कई सारी चीज सामने आएंगी, क्योंकि हमें पता चलेगा कि एसेट्स का वैल्यूएशन क्या है, किस कंपनी ने इसमें बिड किया, इस मंदी में कौन सी कंपनियां थी जिन्होंने बिड किया, कौन सी एसेट्स पे क्या प्राइस मिला है, क्योंकि इसके आधार पर हमें पता चलेगा कि उस सेक्टर की, मान लीजिए वो सड़कें जिन पर कोई टोल नहीं है, उन्हें कौन खरीदेगा। जिन सड़कों पर टोल है उसे तो प्राइवेट सेक्टर ले लेगा। वो रेलवे के रूट जिनके ऊपर ट्रैफिक नहीं है या जिनके ऊपर ट्रैफिक नुकसान, उन्हें कौन लेगा। ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब हमें इस प्रक्रिया के साथ मिलेगा। अंशुमान जी, कुछ सवाल हैं पिछले अंक पे आए हैं, उस पर बातचीत कर लेते हैं थोड़ी बहुत। और सवाल मैं खोल लूं यहाँ पे लैपटॉप पे। हाँ, सवाल है सुष्मित रावत का। पूछ रहे हैं कि जैसा आपने कहा कि सरकार को कंपनियों को थोड़े निर्देश जारी करके जॉब सिक्योर करने चाहिए, लेकिन ये केवल फॉर्मल सेक्टर की बात होगी, लेकिन इनफॉर्मल
सेक्टर की जॉब्स कैसे सिक्योर की जाए जहां पे बहुत ज्यादा संख्या है लोगों? इस पर हम एक बार चर्चा कर चुके हैं। मैं इनको रेफरेंस दूंगा कि आप हमारे टाइमलाइन के ऊपर हमने इस पर चर्चा की थी, जिसमें हमने फॉर्मल सेक्टर के जॉब्स के चैलेंज को, इनफॉर्मल सेक्टर के जॉब्स के चैलेंज को अलग अलग एड्रेस किया था। भारत में फॉर्मल सेक्टर का एक जॉब कम से कम 5 इनफॉर्मल नौकरियों को सपोर्ट करता है। अगर आप एक फॉर्मल सेक्टर के जॉब को बचाते हैं तो उसके साथ ड्राइवर, उसके आसपास के ग्रॉसर्स और बहुत सारे लोगों की नौकरियों को मदद मिलती है। तो पहली चीज तो ये कि भारत की इनफॉर्मल इकोनॉमी भारत की फॉर्मल इकोनॉमी के पीछे चलती है। पहला तरीका तो ये है। दूसरी चीज ये कि सरकार, भारत में कंपनियों के 3 बड़े स्तर हैं। भारत में ज्यादातर कंपनियां 0 से 500, मतलब 10 करोड़ से 500 करोड़ रुपए के रेंज के बीच आती हैं, और इसके बाद फिर काफी बड़ी कंपनियां हैं। सरकार के पास उन कंपनियों के बारे में जानकारी है, वो रजिस्टर्ड है, वो जीएसटी में मौजूद है। उन्हें मदद देकर उनके रोजगार संरक्षित किए जा सकते हैं। अगर ये डिमांड जनरेट हो गई, जिसकी कोशिश अब सरकार ने शुरू की है, जिसका जिक्र हमने पिछली बार किया था कि सरकारी कंपनियों को बोनस दे दीजिए, उनको सैलरी एडवांस, उनको फेस्टिव एडवांस दे दीजिए, उनको घुमा फिरा के, हालांकि उसका बहुत असर पड़ने वाला नहीं कि एलटीसी को इनकैश कर दीजिए, हालांकि वो बहुत पेचीदा मामला है उसमें, जहां तक लोगों को एलटीसी के इनकैशमेंट का फायदा नहीं मिलने वाला है। लेकिन कोशिश ये है कि डिमांड आएगी। जैसे ही डिमांड आती है तो जो छोटी इंडस्ट्री है, जो नीचे की इंडस्ट्री, वो सबसे तेजी से रिएक्ट करती है। जैसे सपोज मान लीजिए आप जिस इलाके में रह रहे हैं, उस इलाके में पहले 5 दुकानें थी ग्रोसरी की, फूड की और सब्जियों की। लॉकडाउन के दौरान वो बंद होकर 1 रह गई। अगर वहां रहने वाले परिवारों की इनकम 25% बढ़ जाए तो वो उसी एरिया में शॉपिंग करना शुरू कर देंगे, तो तत्काल 2-3 नई दुकानें तुरंत खुल जाएंगी, क्योंकि उनको लगेगा कि डिमांड मार्केट में आने लगी है। तो फॉर्मल सेक्टर के जॉब प्रोटेक्ट करके आप इनफॉर्मल सेक्टर को सपोर्ट दे सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये, फिर इसका दूसरा रास्ता ये कि जो बिल्कुल इनफॉर्मल सेक्टर में है, जो माइक्रो लेवल पे हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर हैं, उन्हें आप सस्ता या मुफ्त कर्ज दे सकते हैं। अमेरिका और यूरोप में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उन्होंने अलग से स्कीमें बनाई है, जहां लंबे समय के लिए 3 साल, 5 साल, 6 साल के लिए उन्हें कम पैसे पर कर्ज दिया गया, जिससे कि वो अपना बिजनेस दोबारा शुरू कर सके। पर ये सारी चीजें इस बात पर निर्भर करती हैं, सिद्धांत, कि हम डिमांड कैसे जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि डिमांड होगी तो अपना नया कारोबार भी शुरू करेगा। और उसके लिए जरूरी ये है कि आप फॉर्मल सेक्टर के जॉब्स को कम से कम पहले प्रोटेक्ट करिए। अगला सवाल है उदित पांडा का, जिसके बारे में मैंने बीच डिस्कशन में भी बताया था। पूछ रहे हैं, दिवाली इज कमिंग, डिमांड इज कमिंग, और कह रहे हैं कि जैसे हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन सेल्स में सेल्स बहुत पहले शुरू हो गई हैं, प्राइसेस आर ड्रास्टिकली लेस इन हाई जीएसटी प्रोडक्ट्स, और क्रेडिट कार्ड यूज करने वालों को और ज्यादा फेवर किया जा रहा है। तो सवाल ये है कि यार, क्या ऑनलाइन मार्केट, स्पेशली जो अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन मार्केट्स हैं, क्या इनको सरकार से ज्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है किस तरह का? और क्या ऑनलाइन शॉपिंग एक गेम चेंजर हो सकता है डिमांड वाली जो गैप है उसको पूरा करने में? नहीं, पहली चीज तो ये कि अभी हम ये नहीं कह सकते कि सेल्स शुरू हो गई है या डिमांड आना शुरू हो गई है। हमारे पास जो आंकड़े, क्रेडिट कार्ड के आंकड़े, पिछली बार भी हमने जिक्र किया था कि सितंबर तक का जो आंकड़ा हमारे पास मौजूद था, अगस्त तक का जो आंकड़ा मौजूद था, उसमें क्रेडिट कार्ड के जरिए बाइंग में, शॉपिंग में सबसे तेज गिरावट आई थी। तो इसका मतलब ये है कि अभी हमें जो दिख रहा है वो पिछले 15-20 दिन की, 25 दिन की कुछ खरीद दिख रही है। बाजार में जब हम जमीन पर जाते हैं, भगीरथ पहले से दिल्ली के बड़े बाजारों में या बाकी शहरों के बाजारों में जब जाकर हम अपने लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, तो व्यापारी कह रहा है कि 30% भी डिमांड पिछले साल की अगर आ जाए तो हम भाग्यशाली अपने को मानेंगे। 70% डिमांड नहीं, 30% भी डिमांड आ जाए हमारे पास तो हम, क्योंकि हमें दिख रहा है कि बाजार में डिमांड नहीं है। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि बाजार में डिमांड आ रही है। आपको ऑनलाइन में जो थोड़ी बहुत सेल्स दिखाई दे रही है, वो एक कंज्यूमर क्लास है जो हमेशा शॉपिंग करता था। वो तो उस समय भी शॉपिंग कर रहा था जब लॉकडाउन मौजूद था, और 15 दिन से 10 दिन के बाद डिलीवरीज आ रही थी, तब भी वो शॉपिंग कर रहे थे। हम जब डिमांड की बात करते हैं या जब बाजार में मांग की बात करते हैं, तो हम उस मांग की बात करते हैं जो पिछले साल मंदी शुरू होने से पहले थी। यानी अक्टूबर 2018 में, जनवरी 2019 में जो डिमांड थी भारत में, वो डिमांड की ग्रोथ हो तो हम उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो अभी तो ये डिमांड नहीं आ रही है। दूसरी चीज है कि ऑनलाइन सेक्टर को सरकार उतना ज्यादा प्रमोट नहीं कर रही है, क्योंकि पूरी परिस्थिति उनके पक्ष में है। बाजार खुल नहीं रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के कारण लोग जा नहीं रहे हैं। जो शॉपिंग मॉल या शॉप चलाने वाले लोग हैं, उनके फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा है, किराया देने की परिस्थिति नहीं है, बिजली चलाने की परिस्थिति नहीं। आप अभी पास में किसी बड़े शॉपिंग मॉल या ग्रोसरी स्टोर में चले जाएं तो आपको दिखाई देगा एसी नहीं चलते हैं, वहां पे लाइट बंद है। जिस सेक्शन में ग्राहक, उसी होटलों में लिफ्ट बंद कर दी गई है, होटलों वगैरह में
इस सेक्शन में ग्राहक है, उस सेक्शन की लाइट जला दी जाती है, जब वहां से ग्राहक चले जाते हैं तो वहां की लाइट बंद हो जाती है। तो क्योंकि उनके लिए वो फिक्स्ड कॉस्ट मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऑनलाइन सप्लायर्स के सामने ये सुविधा है कि उन्हें कोई फिक्स्ड कॉस्ट मेंटेन नहीं करनी है, इसलिए हमें वो डिमांड दिखाई दे रही। तो वो डिमांड उस वजह से, फिर भी हमें ये समझना जरूरी है कि आंकड़े और फैक्ट्स बहुत जरूरी। भारत के टोटल रिटेल मार्केट में सिद्धांत ऑनलाइन का हिस्सा ही केवल 4-5% है। इतने बड़े ह्यूज रिटेल मार्केट में ऑनलाइन बहुत छोटा हिस्सा रखता है। और ऑनलाइन में भी जो ऑनलाइन सेल्स हैं, वो उसमें भी सबसे ज्यादा सेल्स जो है वो गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी सारी चीजों की है, जो भारत के कंजम्पशन प्रोफाइल में, जिसको हम 12% प्लस कंजम्पशन प्रोफाइल कहते हैं, 12% से ऊपर जीएसटी वाला कंजम्पशन प्रोफाइल कहते हैं, पर 12% से ऊपर 18% और 28% के कंजम्पशन करने वाले लोगों की तादाद भारतीय कंज्यूमर प्रोफाइल पिरामिड में बहुत कम है। कंजम्पशन नीचे से बढ़ने की जरूरत है। और इसलिए जिन लोगों को लगता है उन्हें हिंदुस्तान लीवर के ताजे नतीजे देखने चाहिए। हिंदुस्तान लीवर का जो अभी क्वार्टरली रिजल्ट आया, वो ये बता रहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ उनके पास नहीं आई है। उनके पास केवल फूड की बिक्री बढ़ रही है, जो बेसिक फूड है, यानी कि आटा और मसाले वगैरह की। जो एफएमसीजी की है, जहां पर आप कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, या जो हाई क्वालिटी फूड से महंगे उत्पाद हैं, उनकी सेल्स अभी वापस नहीं आई है। तो अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि ये रिकवरी किस तरह से आती है। दिवाली का सीजन हमारे सामने है, बाजार उम्मीद लगाए हुए हैं कि थोड़ी बहुत रिकवरी आएगी, लेकिन फिर वही बात है, घूम कर वहीं आ जाते हैं। जब कमाई नहीं बढ़ी है, आय नहीं बढ़ी है, लोगों की तनख्वाहें कट चुकी हैं, 12 करोड़ 14 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई हैं, तो मांग कहीं तो जा रिफ्लेक्ट होगी ना। है जिनकी जेब में पैसा नहीं होगा वो खरीदने नहीं जाएंगे, तो वो गेम चेंजर नहीं होगी, और वो जीडीपी के आंकड़े में रिफ्लेक्ट कर रही है। लेकिन इतना बड़ा गेम चेंजर नहीं है ये, इतना बड़ा अभी गेम चेंजर नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। कंज्यूमर वापस तभी लौटेगा जब उसकी इनकम बढ़ेगी। एक सवाल यूएस इलेक्शंस से जुड़ा हुआ है, वो सवाल मतलब आपने भी जिक्र किया। ध्रुव जैन है, वो पूछ रहे हैं कि जब बिडेन अगर जीत जाते हैं यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो उसका भारतीय इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? पूरी दुनिया के में बिडेन की जीत और उसके बाद बदली हुई इकोनॉमिक परिस्थिति पर चर्चा शुरू हो गई है। अगर आप अभी ओपिनियन पोल या जो ट्रेंड देखें, तो उस हिसाब से बिडेन की लीड काफी ज्यादा है ट्रंप से। स्विंग स्टेट्स अमेरिका में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वहां क्या परिस्थिति बनती है इसके आधार पर दिखाई देगा। लेकिन अगर अभी प्रत्यक्ष रूप से माने, तो बाजार अपने आप को, निवेशक अपने आप को, कंपनियां अपने आप को बिडेन इकोनॉमिक्स के लिए, जिसको हम बिडेन इकोनॉमिक्स कहते हैं, ट्रंप इकोनॉमिक्स की जगह बिडेन इकोनॉमिक्स के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। भारत भी उसी नाव में सवार है, भारत उससे अलग नहीं है। ट्रंप से बिडेन की नीतियां कैसे कितनी फर्क होंगी, इससे हम डेमोक्रेट्स के जो अनाउंसमेंट हैं, या जो अभी कल डिबेट हुई ट्रंप और बिडेन के बीच में, उसको देखकर हम समझ सकते हैं। पर दो बड़े फर्क दिखाई देते हैं। पहली चीज तो ये है कि दुनिया मान रही है, भारत के लिए भी, भारत भी के निवेशक भी ये मान रहे हैं कि चीन और अमेरिका के बीच जो टकराव का दौर था, वो अगर ट्रंप वापस नहीं लौटते हैं सत्ता में, तो रुक जाएगा और उस मोर्चे पर शांति आ जाएगी। यानी ट्रेड वार जैसी परिस्थिति अब नहीं बनेगी, क्योंकि बाइडेन उतने चाइनीज हॉक नहीं है जितने ट्रंप चाइना हॉक थे, और वो चीन से उस तरीके का टकराव पैदा नहीं करेंगे जिस तरीके का टकराव ट्रंप पैदा कर रहे थे। तो ये एक अच्छी खबर है। इससे दुनिया में कम से कम अनिश्चितता का माहौल खत्म हो जाएगा कि एक देश दूसरे देश के ऊपर ड्यूटीज लगा रहा है, या उसका एक्सपोर्ट रोकने की या इंपोर्ट रोकने की कोशिश कर रहा है। ये है, इससे कम से कम अगले 5 साल के लिए, 4 साल के लिए ट्रेड के लेवल के ऊपर एक शांति आएगी। उसका फायदा भारत को भी मिलेगा, दुनिया के बाकी देशों को भी मिलेगा। डिमांड बढ़ाने में वो मदद करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो पॉजिटिव साइड्स हैं, दूसरा जो पॉजिटिव साइड ये है, हाँ, तो बाइडेन थोड़ा सा ओपन करेंगे और थोड़ा ट्रेड लिबरलाइजेशन की बात करेंगे। निगेटिव साइड बाइडेन का क्या है, वो भी हमें समझना जरूरी है। बाइडेन डेमोक्रेट हैं, डेमोक्रेट आमतौर पर पॉपुलिस्ट हैं, और अमेरिका के बजट, ट्रंप के दौर में ही अमेरिका में बजट घाटे बड़े रिकॉर्ड लेवल पर हैं। बाइडेन बड़े पैमाने पर स्टिमुलस पैकेज का वादा करके आए हैं, क्योंकि कोरोना के कारण अमेरिकन अर्थव्यवस्था में मंदी है, टूट रही है, तो बाइडेन को उससे बड़े स्टिमुलस देने पड़ेंगे, उससे बड़े मदद करनी पड़ेगी, पेचेक प्रोटेक्शंस देने पड़ेंगे, इकोनॉमी में पैसा डालना पड़ेगा। इसलिए अमेरिका की जो राजकोषीय स्थिति है, जो उसकी फिस्कल पोजीशन है, वो दुनिया के लिए दबाव में, समस्या में बनी रहेगी। उसका असर डॉलर की कीमत पर पड़ेगा, और अगर डॉलर वीक हुआ तो उसका फायदा
चीन जैसे काफी उन देशों को मिलेगा जिनसे भारत प्रतिस्पर्धा में है। यानी डॉलर की तुलना में जो अर्थव्यवस्थाएं चीन को, अमेरिका को निर्यात करती है, चीन की अर्थव्यवस्था का डॉलर कमजोर हुआ तो युआन में मजबूती आएगी। तो भारत और चीन के निर्यात पर या भारत और चीन के व्यापार पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि डॉलर की कमजोरी, अमेरिकन अर्थव्यवस्था में कमजोरी, अमेरिका के बजट घाटों का बढ़ना मतलब डॉलर की कमजोरी, मतलब युआन और बाकी युआन खासतौर पर चीनी युआन का मजबूत होना, और उसके असर भारत के व्यापार पर होंगे। आखिरी बात यह कि बाइडेन भी प्रोटेक्शनिस्ट हैं, बाइडेन भी संरक्षणवादी हैं, बाइडेन भी उतने एग्रेसिव या उतने आक्रामक संरक्षणवादी नहीं हैं जितने प्रोटेक्शनिस्ट जितने ट्रंप थे कि नहीं हम दुनिया के लोगों को नौकरियां नहीं देंगे, H-1B वीजा रोक देंगे। हाँ, H-1B वीजा के नियम उदार किए जाएंगे, लेकिन इस परिस्थिति में जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था में गहरी मंदी है, वहां नौकरियां और रोजगार जा रहे हैं, तो हमें बाइडेन से उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो उतनी उदार इमिग्रेशन अरेंजमेंट या उतना उदार आउटसोर्सिंग व्यवस्था लेकर आ जाएंगे जो मंदी आने से पहले थी। तो वो भी रिसोर्स ही नहीं है, रिसोर्स नहीं, तो वो भी प्रोटेक्शनिस्ट रहेंगे, वो भी बाजार को सीमित तौर पर बंद रखेंगे, पर वो उतने आक्रामक प्रोटेक्शनिस्ट नहीं होंगे। इसलिए अगर अमेरिकन अर्थव्यवस्था में कोई प्रोटेक्शनिज्म है, मौजूद है, तो वो जब तक कि कोविड की मंदी का असर खत्म नहीं होता, जिसमें 2 साल लगेंगे, तब तक वो प्रोटेक्शनिज्म बना रहेगा। ये कुल मिलाकर अभी की तस्वीर है हमारे सामने चुनाव से पहले तक जो बाजार पढ़ पा रहा है। और जब डेमोक्रेट्स व्हाइट हाउस पहुंचेंगे या बाइडेन और कमला हैरिस अगर व्हाइट हाउस पहुंचते हैं, उसके बाद जो वो नीतियां घोषित करेंगे उनसे हमें समझ में आएगा ट्रंप की कितनी पॉलिसीज वो कंटिन्यू करेंगे, कितनी वापस करेंगे, ये हमें समझ में आएगा। लेकिन मोटे तौर पर दुनिया के बाजार ये मान रहे हैं कि अनिश्चितता थोड़ी सी कम होगी, कम से कम व्यापार नीतियों के संदर्भ में, जो कि ट्रंप के रिजीम में काफी ज्यादा थी। यानी इमीडिएटली, इसको अगर समराइज करके देखें तो इमीडिएटली बाइडेन का आना, इसको हम लोग हिंदी में बिदन भी कह देते हैं, तो बाइडेन का आना ये कहता है जरूर कि वो इमीडिएटली कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उस देश के पास ही इतने संसाधन नहीं मौजूद हैं। लेकिन ट्रंप जितने वोकल किस्म के प्रोटेक्शनिस्ट हैं, ट्रंप जितना वोकल नहीं होंगे, ट्रंप जितने आक्रामक नहीं होंगे, काफी ज्यादा चीजों को इंक्लूसिव करने की कोशिश करेंगे, जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के परिणाम इंडियन इकोनॉमी को देखें। हाँ, एक बड़ी चीज जो बदलेगी शायद बाइडेन के आने से, वो ये है कि हमने पिछले 4 साल दुनिया में ट्रेड पॉलिसी को लेकर बहुत अजीब उथल पुथल भरे देखे। मतलब कुछ भी, कोई ट्रेड डील नहीं हुई दुनिया में, कहीं कोई ट्रेड नेगोशिएशंस आगे नहीं बढ़े। हमें ट्रंप ने आते ही जो ट्रांस अटलांटिक पैसिफिक ट्रीटी थी उसको बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने बाकी व्यापार समझौते दोबारा रिवर्क करना शुरू कर दिया, और उसके बाद चीन के साथ व्यापार युद्ध शुरू हो गया। इसके कारण जो ग्लोबल ट्रेड है, जो कि दुनिया भर की ग्रोथ की धुरी है, जिसमें पूरी दुनिया की ग्रोथ घूमती है। ट्रेड में जब हम बात करते हैं तो हम केवल सामान के आयात और निर्यात की बात नहीं करते, सिद्धांत हम पूंजी के आयात निर्यात की भी बात करते हैं कि कैपिटल भी आती है। तो ट्रेड जो है वो कैपिटल भी है और मर्चेंडाइज और गुड्स भी है। तो इसका पूरा असर दुनिया में खास किस्म की अनिश्चितता रही कि कोई देश अगर किसी देश में निवेश करे और अमेरिका उस पर रोक लगा दे तो क्या परिस्थिति बनेगी। तो कम से कम ये अनिश्चितता दूर होगी, और ऐसी परिस्थिति में जब सब तरफ बिल्कुल नकारात्मक परिस्थिति बनी हुई है आर्थिक तौर पर, अगर व्यापार के मोर्चे पर थोड़ी निश्चितता आती है, थोड़ी व्यवस्था बनती है और थोड़ा प्रेडिक्टेबिलिटी आती है, जैसा कि मैं बार बार कहता रहा हूं इस कार्यक्रम में भी कि अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा जिस चीज से डरती है वो अनसर्टेनिटी है। इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी सबसे खतरनाक है। तो अगर कम से कम ट्रेड के मोर्चे पर एक निश्चितता आती है, एक प्रेडिक्टेबिलिटी आती है, हमें समझ सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो उससे दुनिया को राहत मिलेगी। तो ये तो सवाल जवाब हो गया अंशुमान जी, और वो सेक्शन जिसका बहुत सारे लोग खासकर बोलते हैं, अगर किसी इस एपिसोड में इंक्लूड करना भूल जाए तो लोग पूछते हैं कि क्यों नहीं बताया साहब कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ना लिखना, क्या देखना हो रहा है सर। एक बड़ी दिलचस्प किताब मैंने पहले मंगाई थी, जो मैं पढ़ नहीं पाया था क्योंकि किताबें खरीद के आती रहती हैं और वो एक सीक्वेंस में रहती है। किताब मेरे पास है फ्यूचर क्राइम्स, जो इस समय पढ़ने की रुचि इसलिए जागृत हुई, रखी हुई किताब उसकी रुचि इसलिए जागृत हुई क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी की ग्रोथ के बाद, पोस्ट कोविड ग्रोथ के बाद जो दुनिया में डिजिटल अपराध हैं और जो साइबर इनसिक्योरिटीज हैं, उनको लेकर बड़े पैमाने पर चुनौतियां आने वाली। और वो अपने आप में काफी वेल रिसर्च्ड बुक है। तो ये बताती है कि भविष्य में जो अपराध होंगे या जो डिजिटल अपराध होंगे वो कितने बड़े होंगे और उनसे निपटने के लिए दुनिया के तंत्र कितने सीमित और कितने कमजोर हैं। तो एक तो ये पुस्तक है जिसकी पढ़ाई चल रही है। दूसरी एक अरुण शौरी की थोड़ी कम जानी हुई किताब है, जिसमें उन्होंने 2 संतों की जीवनियां लिखी हैं, रामकृष्ण परमहंस और महर्षि अरविंद की 2 सेंट्स।
वो किताब अरुण शौरी आमतौर पर ऐसी पुस्तकें नहीं लिखते हैं, पर वो दो संतों की जीवनियां हैं और उनके जीवन के किस्सों की अच्छी किताब है, काफी गहरे रिसर्च के साथ आई है। अच्छा, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस और महर्षि अरविंद पर बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से भी लिख चुके हैं, तो अरुण शौरी ने उन्हें किस तरह से लिखा, एक वो पुस्तक है। इन दो पुस्तकों का अध्ययन इस समय हो रहा है फिलहाल, अभी हमारी इस हफ्ते की सूची में तो यही है। और फिल्में सीरीज कुछ देख पाए, निपटा पाए कुछ? सीरीज इस हफ्ते इधर नहीं देख पाया, क्योंकि कई सारे बिहार के चुनाव की तैयारियां और बाकी सारी चीजों में लगे हुए थे। देखने की कोशिश करते हैं, काफी सारे कम से कम बॉलीवुड से तो कई सारी नई चीजें ओटीटी पर आ गई हैं। नेटफ्लिक्स पर अभी स्कैम 92 देख पाए? स्कैम 92 देखिए, स्कैम 92 देखने वाली। स्कैम 92 का दिलचस्प जिक्र आपने अच्छा याद दिला। स्कैम 92 से मुझे वो दौर याद आ गया जब हमने रिपोर्टिंग शुरू की थी। हमें याद है कि जब 1992 में हर्षद मेहता का स्कैम हो रहा था और कानपुर स्टॉक एक्सचेंज में और तो भारत के सारे स्टॉक एक्सचेंज में छोटे छोटे स्कैम हुए थे, क्योंकि हर्षद मेहता जिन शेयरों को ऊपर चढ़ा रहे थे वो एसईसी का फेमस एसईसी स्कैम, उसमें और उस समय के स्टॉक एक्सचेंजेस तो कनेक्टेड नहीं थे रिंग में जाकर ट्रेडिंग होती थी, तो कानपुर के स्टॉक एक्सचेंज में या दिल्ली के स्टॉक एक्सचेंज में भी उसी तरीके की ट्रेडिंग हो रही थी और बिग बुल का असर दिखाई दे रहा था। वो देखने लायक है। उस पूरी मूवी में सिर्फ एक छोटी सी कमी है कि वो मूवी हमें उसके बाद कुछ सीन में ये भी बता सकती थी कि उस स्कैम ने भारत में बदला क्या। हाँ, उस स्कैम ने भारत में, मुझे भी लगा था देखने के बाद सीरीज को कि बदल क्या उस मूवी में अगर वो घोटाला नहीं हुआ होता तो भारत के शेयर बाजारों में इतने बड़े रिफॉर्म्स नहीं आए होते। हमने उसमें देखा कि सेबी के पास कोई ताकत नहीं थी। उसमें एक सीन आता है जिसमें सेबी के तत्कालीन डायरेक्टर आरबीआई के गवर्नर से कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं, मेरे पास तो दांत नहीं, आप कुछ सोचिए कि क्या रेगुलेशन भी आरबीआई हैंडल करता था। फिर बाद में सेबी को पावर दी गई और जो प्रक्रियाएं, जिन प्रक्रियाओं का लाभ उठाकर हर्षद मेहता ने अद्भुत स्कैम किया था, मतलब अनोखा स्कैम था वो जिनका लाभ उठा था। हाँ, उसके बाद उन चीजों को बदला गया, लेकिन फिर भी कुछ कई लूप होल रह गए। ये लगता है कि कोई दूसरा फिल्मकार केतन मेहता पे भी एक फिल्म बनाएगा जो स्टॉक एक्सचेंज का दूसरा बड़ा स्कैम था। और इन दो घोटालों ने भारतीय शेयर बाजार को बदलने में, भारतीय शेयर बाजार की प्रक्रियाओं को विश्वसनीय और भरोसेमंद बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। तो स्कैम 92 अपने आप में महत्व, और पहली बार भारत में इस तरीके की फिल्म बनी है जो किसी स्कैम पर, किसी जटिल वित्तीय चीजों पर बनी है। बिग शॉट्स या वो वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट जैसी मूवीज हमने हॉलीवुड में बनते देखी हैं जो बहुत कठिन सवालों को बहुत दिलचस्प ढंग से प्रस्तुत करती, पर ये समझने लायक है। भारत के वित्तीय इतिहास का एक बहुत रोमांचक हिस्सा है 1992 का स्टॉक स्कैम्स, और उसके बाद फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन और जांच और उसकी रिपोर्ट्स। तो उसे देखकर मेरे लिए भी उस हिस्से में जाना था जब हम उसको खुद रिपोर्ट कर रहे होते हैं। और सर वो भी देख सकते हैं अंशुमान जी, नेटफ्लिक्स पे आई है द ट्रायल ऑफ शिकागो 7। हाँ, वो भी देख सकते हैं। मतलब एरन सॉर्किन ने बनाई है, जिसने पहले वो सोशल नेटवर्क जो फिल्म थी फेसबुक की कहानी पे बनी है, मार्क ज़करबर्ग की, तो उसको लिखा था उसने। फिर मॉलीज गेम को डायरेक्ट किया, फिर अब ये फिल्म है। उन्होंने द न्यूज रूम नाम की जो एक सीरीज है बड़ी फेमस, उसको भी उन्होंने प्रोड्यूस किया था। अ फ्यू गुडमैन को एरन सॉर्किन ने लिखा था। तो वो फिल्म बड़ी अच्छी है, वो देखी जा सकती है। इस बार उसको देखने की कोशिश करता हूँ। कुछ और भी चीजें निकाल के रखी हैं हमने ओटीटी पे अलग-अलग, जिन पे इस बार काम किया जाएगा। कुछ अच्छी हिस्टोरिक सीरीज भी आई हैं इतिहास से जुड़ी हुई, उनको भी लिस्ट में कितना समय मिल पाता है इस पे। तो ये था इस हफ्ते का आज का लल्लन टॉप का अर्थात। कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मैं हूं अंशुमान जी हैं, सवाल हैं आपके, पूछ डालिए। अपना ख्याल जरूर रखिए। लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं अंशुमान जी, तो मतलब ख्याल रखने की जरूरत भी है लोगों को। और लल्लन टॉप को किसी ऑप्टिमिज्म बायस में मत फंसिए। हम लोगों ने बात की ना नत्थू हलवाई और डोनाल्ड ट्रंप की। नत्थू हलवाई को भी कोरोना हुआ और डोनाल्ड ट्रंप को भी कोरोना हुआ। डोनाल्ड ट्रंप को भी कोरोना हो गया और दोनों ने मास्क नहीं लगाया। इसलिए आप किसी ऑप्टिमिज्म बायस में, किसी आशावादी पूर्वाग्रह में न रहिए। कोविड किसी को भी कभी भी हो सकता है।
और किसी भी रूप में किसी भी एक्सटेंट पर हो सकता है। मास्क लगाकर रखिए, क्योंकि उसके अलावा फिलहाल उससे बड़ी वैक्सीन कोई नहीं है। कोई वैक्सीन नहीं है। और ये हम लोग इसलिए भी कह सकते हैं कि लल्लन टॉप के और हम लोग के कई साथी जो है कोविड में बीमार हो चुके हैं, और कई कुछ साथी तो नहीं भी रहे हम लोगों के, मेरे और अंशुमान जी के। तो चीजें बड़ी ग्रेव हैं, तो ख्याल रखिएगा अपना, लल्लन टॉप को फॉलो करते रहिए, अपने ख्यालों से, अपने विचारों से, अपने सवालों से हमसे मिलते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। धन्यवाद।